नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल एक्सीलेंट गुरु पर। साथियों, मैं हूं राकेश सिहाग और रात के बज चुके हैं 8 और जैसे ही रात के 8 बजते हैं आपका भाई आपके सामने हाजिर हो जाता है एक नई क्लास लेकर के। और आज हमारी ये जो क्लास है ये क्लास नंबर 25 है। इससे पहले हमने 24 क्लास कर ली हैं। बहुत अच्छे से हम क्वेश्चनों का डिस्कशन कर रहे हैं। रोजाना हम 20 क्वेश्चनों का डिस्कशन करते हैं और उन 20 क्वेश्चनों में बहुत अच्छे अच्छे फैक्ट मैं आपको बताता हूं, बहुत अच्छी अच्छी जानकारी मैं आपको देता हूं, अच्छा कंटेंट आपको देने की कोशिश कर रहा हूं। और मैं आपको धन्यवाद भी देना चाहूंगा कि आपने इस क्लास का और मेरा इतना सपोर्ट किया, इसके लिए मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद देता हूं। बस ऐसे ही अपना सपोर्ट बनाए रखिए, मैं आपके लिए और बेहतर कंटेंट देने की मैं कोशिश करूंगा मेरे साथी। बस आपका प्यार मुझे मिलता रहे तो मुझे काम करने में कोई दिक्कत नहीं है। मैं रात को लेट लेट तक आपके लिए काम करता हूं और करता रहूंगा। तो बस इतनी सी उम्मीद है कि आप अच्छे से पढ़ रहे होंगे और अपनी जो प्रिपरेशन है उसको नया बूस्ट आप दे रहे होंगे। अच्छी प्रिपरेशन अगर आप करते हैं तो आपको जॉब मिलती है, और अगर आपको जॉब मिलती है तो मुझे भी कुछ ना कुछ खुशी होगी उसमें, क्योंकि जब कोई दोस्त मेरे से पढ़ के या मेरी साइंस के द्वारा उसमें कुछ फर्क मिलता है या उसकी तैयारी में कुछ बूस्ट मिलता है या उसको नौकरी लेने में कुछ आसानी होती है तो मुझे इस बात की बहुत खुशी है। और इसीलिए इसी मोटिवेशन के साथ मैं रोजाना आपके सामने आता हूं। कभी कभार हमारी क्लास 1-2 दिन मिस हो जाती है, उसका कारण ये होता है साथी कि जो ड्यूटी का टाइम है वो ऊपर नीचे कभी कभी हो जाता है, तो मैं आपके लिए क्लास रिकॉर्ड वगैरह नहीं कर पाता, ठीक है। लेकिन मैं रेगुलर क्लास देने की कोशिश करता हूँ। रात को लेट तक अगर क्लास में रिकॉर्ड कर पाता हूँ तो करता हूँ, लेकिन फिर भी टाइम निकल जाता है मेरे साथ, इसके लिए मैं क्षमा चाहूंगा। वैसे अब तो हमारी रेगुलर क्लास आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले ही बता देता हूं, क्लास को आप शेयर कर सकते हैं अपने यारों और रिश्तेदारों तक, और इस क्लास का जो पीडीएफ है वो आपको मिलेगा टेलीग्राम चैनल से, और टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है साथी वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। वहां से आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर इस क्लास का पीडीएफ भी आपको दे दिया जाएगा। लेकिन उस पीडीएफ के अंदर जो मैं सोल्यूशन आपको देता हूं ना वो नहीं मिलेगा, मतलब डिस्कशन आपको नहीं मिलेगा, केवल आपको उसमें क्वेश्चन मिलेंगे और उसका आंसर आपको मिलेगा। अगर आपको डिस्कशन पढ़ना है, समझना है, सीखना है कुछ, तो आपको ये क्लास पूरी अटेंड करनी पड़ेगी। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है कि यदि कोई कार 500 न्यूटन के नियत बल के साथ 15 किलोमीटर की दूरी तय करती है तो किए गए कार्य की गणना कीजिए। क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा है, एक कार है वो कितने बल के साथ गति तय करती है, कितने बल के साथ वो काम मतलब दूरी तय करती है, तो आप कहोगे 500 न्यूटन बल के साथ वो क्या कर रही है, कोई गति या कोई यात्रा कर रही है, उसमें बल जो है वो 500 न्यूटन है। इसके अलावा जो हमें दूरी दे रखी है, दूरी मतलब डिस्टेंस जो दे रखा है, यानी जो हमें दे रखा है विस्थापन जो दे रखा है, एस का जो मान दे रखा है साथ ही वो हमें दे रखा है 15 किलोमीटर। 15 किलोमीटर। और आपको ज्ञात क्या करना है, आपको कार्य ज्ञात करना है, और कार्य का आपको पता ही है, कार्य का सूत्र होता है एफ गुणा एस गुणा कोस थीटा। अब अगर आप इस क्वेश्चन को देखोगे ना तो इस क्वेश्चन के अंदर आपको कोई भी कोण की बात नहीं दे रखी है, ना तो दिशा में दे रखी है बात, ना विपरीत दिशा की दे रखी है, ना लंबवत की दे रखी है, मतलब इसके अंदर कोई मतलब कोण की बात नहीं है। अगर कोण की बात नहीं है तो हम ये कोण हटा देंगे। ये कोण का मतलब है अगर होगा तो कोस थीटा काम में ले लेंगे, अगर नहीं है तो कोस थीटा हम काम में नहीं लेंगे। अब W बराबर आपको पता है F का जो मान है मेरे साथी वो दे रखा है आपको 500 गुणा S का जो मान है वो 15 किलोमीटर दे रखा है। क्या मैं सही कर रहा हूं? तो बहुत सारे जो दोस्त हैं वो तो कहेंगे बिल्कुल सही कर रहे हो, और कई दोस्त ये भी कह सकते हैं कि नहीं गलत है। गलत क्यों है कि आपका जो विस्थापन है ना वो किलोमीटर के अंदर दे रखा है मेरे साथी, किलोमीटर में। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि जो आपका विस्थापन है उसका जो मात्रक होता है वो मीटर होता है, इसलिए आप इस किलोमीटर को किसके अंदर चेंज करोगे, मीटर में चेंज करोगे। और साथ ही इसको मीटर में चेंज करने के लिए आप 15 को किससे गुणा कर दोगे, तो 1000 से अगर गुणा कर देते हो तो ये किस में चेंज हो जाता है, ये मीटर में चेंज हो जाता है। तो हम यहां पर भी हम क्या कर देंगे, 1000 का गुणा कर देंगे। अब इसको अगर हम हल करेंगे तो 5 को 15 से गुणा करेंगे 75 यानी 75, और 2 जीरो ये रहे और 3 जीरो ये रहे, टोटल कितने जीरो हो जाएंगे मेरे साथी, तो 5 जीरो हो जाएंगे। और इसके आगे हम क्या लगा देंगे, जूल लगा देंगे। जूल का मतलब होता है कार्य का मात्रक जूल। क्लियर है? तो इसका मतलब इस क्वेश्चन का जो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है? तो ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखनी है कि आपको ये जो किलोमीटर में मान दे रखा है ना ये मीटर में चेंज करना जरूरी है, क्योंकि जो आपका विस्थापन होता है उसका मात्रक मीटर होता है। तो मीटर के अंदर ही हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को सोल्व करेंगे।
क्लियर है बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर आपके सामने है कि जब बल विस्थापन, इसमें थोड़ा सा मिसप्रिंट है क्वेश्चन में। मिसप्रिंट क्या है वो मैं आपको बता देता हूं, यहां पर लिख के मैं बता देता हूं आपको। क्वेश्चन आपको क्या दे रखा है वो देखो कि जब बल और विस्थापन, जब बल और विस्थापन, जब बल और विस्थापन, आगे इस प्रकार से आपको खाली स्थान दे रखा है और आगे दे रखा है होता है, इस प्रकार से दे रखा है, बीच में एक खाली स्थान नहीं दे रखा, मैंने मिसप्रिंट हो गई टाइप करने में। तो ध्यान रखना, आपको खाली स्थान के अंदर बताना है कि जब बल और विस्थापन खाली स्थान होता है तो बल द्वारा किए गए कार्य को ऋणात्मक माना जाता है। यानी कार्य को हम ऋणात्मक कब मानेंगे, ये क्वेश्चन आपसे पूछा है मेरे साथी। तो आपको पता है एक होता है ऋणात्मक कार्य, एक होता है ऋणात्मक कार्य, एक होता है आपका धनात्मक कार्य, धनात्मक कार्य। तो ऋणात्मक कार्य कब मानते हैं, जब बल और विस्थापन, बल व विस्थापन आपस में एक दूसरे के क्या होते हैं, विपरीत होते हैं। बल और विस्थापन विपरीत होते हैं। बल और विस्थापन की जो दिशा होती है, इसकी जो दिशा होती है वो क्या होती है, विपरीत। तो हम क्या कहते हैं, किया गया कार्य आपका ऋणात्मक होगा। और साथ ही जब बल और विस्थापन की दिशा समान होती है, बल व विस्थापन की दिशा, बल और विस्थापन की जो दिशा है वो अगर समान है, एक समांतर है, समान है, तो किया गया कार्य आपका क्या होगा, धनात्मक होगा। क्यों होगा उसका कारण भी मैं आपको बता देता हूं। अगर बल और विस्थापन की दिशा समान है तो बल और विस्थापन के बीच में जो कोण बनेगा, थीटा जो बनेगा, वो कितने डिग्री का बनेगा, 0 डिग्री का। और साथ ही हम कोस 0 डिग्री का अगर हम मान निकालते हैं तो कितना आता है, प्लस का 1 आता है। और इस प्लस के 1 का गुणा हम इस F गुणा S के साथ गुणा करते हैं, प्लस के 1 का गुणा, तो आपका ये जो मान पूरा निकल के आता है ये प्लस का ही निकल के आता है। इसलिए हम क्या कहते हैं कि जब बल और विस्थापन की दिशा समान होती है तो किया गया कार्य धनात्मक होता है। लेकिन आपको पूछा क्या है, ऋणात्मक का। तो ऋणात्मक के में क्या होगा, बल और विस्थापन की दिशा विपरीत है तो इसमें जो थीटा का मान होगा वो कितने डिग्री हो जाएगा, 180 डिग्री। और मेरे साथी कोस 180 डिग्री का जो मान होता है वो माइनस का 1 होता है। और जब आप यहां पर -1 का गुणा करोगे ना तो ये पूरा मान किसका हो जाएगा, ये पूरा मान आपका माइनस का हो जाएगा। तो जब बल और विस्थापन की दिशा विपरीत होती है ना तो किया गया कार्य आपका क्या होता है, ऋणात्मक होता है। तो अब ऑप्शन को देखो, ऑप्शन ए में दे रखा है कि बल की दिशा लंबवत होता है, नहीं, लंबवत होगी तो 0 होगा, शून्य हो सकता है, शून्य होगा ना, तो धनात्मक होगा ना ऋणात्मक होगा। लेकिन आपको तो ऋणात्मक की पूछा है। उसके बाद संवेग की दिशा में होता है, संवेग की तो कोई बात ही नहीं होती कार्य के अंदर। उसके बाद बल की दिशा में होता है, बल की दिशा में जब होता है तो वो तो धनात्मक होता है, आपको पूछा ऋणात्मक है। डी में दे रखा है कि बल विपरीत दिशा में होता है, विस्थापन के विपरीत दिशा में बल होता है, तब किया गया कार्य आपका क्या होगा साथी, ऋणात्मक होगा। इसका मतलब आपका जो ऑप्शन नंबर डी है ना वो इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। बताओ मेरे चेला समझ में आया कि नहीं आया, बिल्कुल। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कार्य करने की दर क्या कहलाती है, कार्य करने की दर क्या कहलाती है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा है साथी। एक तो होता है कार्य करने की क्षमता, मैं आपको कई बार ये क्वेश्चन बता चुका हूं। एक तो होती है कार्य करने की क्षमता और एक होती है कार्य करने की दर, दोनों में फर्क होता है। कार्य करने की जो दर है, कार्य करने की दर या फिर गति, कार्य करने की दर या फिर गति कहलाती है आपकी शक्ति। और कार्य करने की जो क्षमता होती है, क्षमता, वो क्या कहलाती है, आपकी ऊर्जा कहलाती है। तो आपको क्वेश्चन यही पूछा गया है कि कार्य करने की जो दर है वो क्या कहलाती है। तो कार्य करने की जो दर या जो गति होती है वो आपकी शक्ति कहलाती है। क्या कहलाती है, शक्ति कहलाती है। इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन नंबर आपका सी है वो क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। अब हम शक्ति के बारे में थोड़ी सी चर्चा करते हैं। क्वेश्चन तो मैंने आपको बता दिया, अब हम बात करते हैं शक्ति के बारे में। शक्ति के बारे में हमें क्या क्या जानकारी याद रखनी है, एक बार मैं क्वेश्चन को मेरे साथ हटा देता हूं। अब आपको शक्ति के बारे में समझना है कुछ बेसिक जानकारी। जैसे मैंने आपको कार्य के बारे में बताई थी उसी प्रकार से हम शक्ति के बारे में कुछ बेसिक जानकारी प्राप्त करते हैं जिससे कि हमारा कोई क्वेश्चन गलत न हो। अगर हम शक्ति की बात करते हैं तो इसकी परिभाषा मैंने आपको बता ही दी। कार्य करने की दर या फिर जो गति होती है वो आपकी शक्ति कहलाती है। एक बार फिर से बता देता हूं, कार्य करने की दर या गति क्या कहलाएगी, आपकी शक्ति कहलाएगी। क्लियर है। अगर हम बात करते हैं मेरे साथी इसके सूत्र की, इसका जो सूत्र होता है वो होता है, इसका जो सूत्र होता है वो होता है P बराबर W बटे T, यानी कार्य बटे समय। कार्य बटे समय, कार्य बटे समय मतलब W बटे T आपका ये क्या हो जाएगा, इसका सूत्र हो जाएगा।
और इसी सूत्र के आधार पर हम क्या निकालेंगे, इसका मात्रक निकालेंगे। इसी सूत्र के आधार पर क्या निकाल लेंगे, मात्रक। मात्रक कैसे निकलेगा, देखो इस कार्य का मात्रक होता है जूल, और आपका जो टी यानी समय का मात्रक होता है आपका सेकंड। तो जूल बटे जो सेकंड होता है वो आपका शक्ति का मात्रक होता है। जूल बटे सेकंड आपकी शक्ति का क्या होता है, मात्रक होता है। और इसी जूल बटे सेकंड को हम क्या कहते हैं, वाट कहते हैं। जूल बटे सेकंड को हम क्या कहते हैं, वाट कहते हैं। क्लियर है बात है। अच्छा, ये तो बात कंप्लीट हो गई। ये तो आपका हो गया इसका एसआई मात्रक। ये क्या हो गया आपका एसआई मात्रक। कुछ अन्य मात्रक भी हैं जो आपको याद रखने हैं, कुछ अन्य मात्रक। और अन्य मात्रक में एक आता है आपका अश्वशक्ति। अश्वशक्ति। और साथ ही ये जो अश्वशक्ति होता है ये होता है व्यापारिक मात्रक। व्यापारिक मात्रक यानी वाणिज्यिक जो मात्रक होता है, व्यापारिक जो मात्रक होता है शक्ति का, वो आपका अश्वशक्ति होता है। और एक अश्वशक्ति को हम लिखते हैं एचपी के द्वारा। एक एचपी का मान वाट में कितना होता है, तो आप कहोगे 746 वाट होता है। एक एचपी का मान वाट में कितना होता है, तो 746। ये तो सभी को ही पता है। तो ध्यान रखना, ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि शक्ति का व्यापारिक मात्रक क्या है। तो शक्ति का जो व्यापारिक मात्रक होता है वो आपका अश्वशक्ति होता है। ठीक है, क्लियर है बात है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। एक अन्य मात्रक और है मेरे साथ, इसका एक अन्य मात्रक होता है मेगावाट। मेगावाट। एक है किलोवाट। किलोवाट। ये सारे के सारे आपके शक्ति के मात्रक हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं। ये तो हमने सूत्र लिखा P बराबर डब्ल्यू, आपका डब्ल्यू बटे टी यानी कार्य बटे समय। इसके अन्य सूत्र भी हैं, इसके अन्य सूत्र भी आपको याद रखने हैं। और इसके अन्य सूत्र में आपका जो पहला सूत्र आता है मेरे साथी, वो आता है P बराबर एफ वी, एफ डॉट वी। एफ का मतलब होता है बल और वी का मतलब होता है वेग। वेग यानी कहने का मतलब जो आपका शक्ति होती है, शक्ति होती है वो बल गुणा वेग का जो गुणनफल है वो भी आपकी शक्ति कहलाती है। यानी शक्ति बराबर बल गुणा वेग भी होता है। एक अन्य मात्रक मैं आपको बता रहा हूं। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। दूसरा इसका जो मात्रक है वो है आपका P बराबर वी आई। अब आप कहोगे ये कैसे आया, ये आया कैसे। तो इसके लिए मैं आपको थ्योरी क्लास पढ़ाऊंगा, तब बताऊंगा कैसे आया। इसका प्रोसेस थोड़ा सा लंबा है, लेकिन मैं थोड़ा सा आपको बताने की कोशिश करता हूं कैसे आया। मैंने अभी अभी आपको बताया था P बराबर डब्ल्यू बटे टी होता है। और जो W है ना, W, इस W को हम कहते हैं, W का एक मान होता है। W बराबर होता है कार्य बराबर, एक सूत्र होता है कार्य का, आवेश गुणा विभवांतर। विभवांतर को लिखते हैं V के द्वारा और आवेश को लिखते हैं Q के द्वारा। यानी W बराबर V गुणा Q भी होता है। जब मैं आपको विद्युत धारा पढ़ाऊंगा तब मैं आपको ये बताऊंगा, विद्युत धारा या विभवांतर जब पढ़ाऊंगा तब आपको पढ़ने को मिलेगा ये कि W बराबर यानी कार्य का जो मात्रक है, वो कार्य का जो सूत्र होता है वो होता है विभवांतर गुणा आवेश। तो इस W की जगह मैं क्या रख सकता हूं, P बराबर W की जगह रख सकता हूं V गुणा Q बटे T। और साथ ही P का P आ गया, और Q बटे जो T होता है ना, यानी आवेश बटे जो समय होता है वो किसके बराबर होता है, वो आपका धारा के बराबर होता है, यानी विद्युत धारा के बराबर होता है। ये Q बटे T आपका विद्युत धारा का सूत्र है। और विद्युत धारा को हम किसके द्वारा लिखते हैं, I के द्वारा लिखते हैं। तो हम यहां पर ये V का V लिख देंगे और I का क्या लिख देंगे, I लिख देंगे। तो इस प्रकार से आपका ये क्या आ जाता है, शक्ति का एक अन्य सूत्र आ जाता है जो आपको याद रखना है। आपको डायरेक्ट याद करने हैं। जब मैं आपको थ्योरी क्लास पढ़ाऊंगा तो आप मेरे से ये पढ़ सकते हैं पूरी डिटेल से, लेकिन अभी हमारे पास थोड़ा टाइम का भी हमें ध्यान रखना है क्योंकि कम टाइम में आपको ज्यादा क्वेश्चन करवाने हैं। उसके बाद इसका जो तीसरा सूत्र है वो है P बराबर वी स्क्वायर बटे आर। एक ये सूत्र भी होता है P बराबर वी स्क्वायर बटे आर, और एक सूत्र होता है P बराबर आई स्क्वायर आर, आई स्क्वायर आर। तो ये इतने सूत्र आपको याद रखने मेरे साथी। एक ये हो गया, 2 3 4 5 सूत्र आपको शक्ति के याद रखने हैं। इसके अलावा मेरे साथी कोई क्वेश्चन आपका न्यूमेरिकल नहीं आएगा। अगर न्यूमेरिकल आता है शक्ति में से तो इन्हीं सूत्र में से आ जाएगा। अब वो तो आपको देखना है कि भी कौन सा सूत्र काम में लेंगे, वो तो क्वेश्चन के आधार पर हमें पता चलेगा ना। लेकिन आपको याद करने हैं इस शक्ति के सारे सूत्र। बताओ समझ में आया कि नहीं आया, अरे क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। इतनी सारी बातें, आपको कुछ बेसिक जानकारी याद रखनी थी शक्ति के बारे में। इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। फिर हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने आ चुका है मेरे साथी। 4 नंबर क्वेश्चन को पहले से पढ़ लीजिए, फिर इस क्वेश्चन का आपको जवाब देना है। पढ़ लिया होगा क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या है देखो कि शक्ति को किस रूप में व्याख्यायित किया जाता है, मतलब शक्ति की परिभाषा क्या है। व्याख्यायित करने का मतलब होता है परिभाषा। शक्ति को हम किस रूप से याद रखते हैं, अभी मैंने बताया। कार्य करने की जो दर होती है, कार्य करने की जो गति होती है, उसको हम क्या कहते हैं, शक्ति कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए देखो, ऊर्जा स्थानांतरण में किया गया कार्य
नहीं, गलत। ऑप्शन नंबर बी, भार बढ़ाने के लिए आरोपित बल, गलत। ऑप्शन नंबर सी, कार्य करने की दर। कार्य करने की दर या फिर ऊर्जा स्थानांतरण की जो दर होती है उसको हम क्या कहते हैं मेरे साथी, शक्ति कहते हैं। ऑप्शन नंबर आपका जो सी है वो इस क्वेश्चन का क्या होगा, करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर सी। ज्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि ये बात मैं आपको पिछले क्वेश्चन में बता चुका हूं। कार्य करने की दर या फिर कार्य करने की शक्ति या फिर ऊर्जा स्थानांतरण की दर। ऊर्जा का मतलब कार्य ही होता है, कार्य करने की दर या फिर ऊर्जा स्थानांतरण की दर एक ही बात है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अब। नेक्स्ट 5 नंबर क्वेश्चन है कि यदि कोई कारक टी समय में डब्ल्यू कार्य करता है तो उसकी पावर क्या होगी, पावर यानी शक्ति क्या होगी। तो इसमें आपको सूत्र पूछा है मेरे साथी, और शक्ति का सूत्र मैंने अभी अभी आपको बताया था, डब्ल्यू बटे टी। डब्ल्यू बटे टी यानी इसमें क्या दे रखा है कि कोई कारक है, कोई वस्तु है, वो टी समय के अंदर डब्ल्यू कार्य करती है, टी समय के अंदर डब्ल्यू कार्य करती है, तो उसके द्वारा शक्ति कितनी होगी, तो उसकी शक्ति हो जाएगी पी बराबर डब्ल्यू बटे टी। अब सूत्र देख लो कौन सा हो जाएगा, यानी कार्य बटे समय, कार्य बटे समय। अब ये कार्य बटे समय किसके अंदर दे रखा है, कौन से ऑप्शन में दे रखा है, वो आपको डिसाइड करना है। अगर हम बात करते हैं मेरे साथी ऑप्शन नंबर सी की, तो ऑप्शन नंबर सी के अंदर आपको डब्ल्यू बटे टी दे रखा है, आपका यही करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। बताओ समझ में आया कि नहीं आया। अगर आप बेसिक जानकारी प्राप्त कर लेते हो ना किसी भी क्वेश्चन की, तो उसके इर्द गिर्द जितने भी क्वेश्चन होते हैं वो आप आराम से कर सकते हो। इसलिए थोड़ा आपको थ्योरी क्लास है ना वो देखनी पड़ेगी, थ्योरी आपको समझनी पड़ेगी, सीखनी पड़ेगी। अगर आप चाहो थ्योरी क्लास तो मैं थ्योरी क्लास भी स्टार्ट कर सकता हूं, लेकिन आपका भरपूर प्यार चाहिए मेरे साथी, क्योंकि मेरे को इस क्लास में भी इतना टाइम नहीं मिल पाता कि मैं आपको ये क्लास दे पाऊं, क्योंकि ड्यूटी टाइम हो जाता है, बहुत सारे काम हो जाते हैं। अगर एक क्लास और ऐड करूंगा तो मेरे पास तो सोने का टाइम भी नहीं बचेगा। लेकिन अगर आपका प्यार मिलेगा तो क्या बात है, फिर तो हम तहलका मचा देंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और थ्योरी भी ऐसी पढ़ाऊंगा कि आपके दिमाग में पूरी सेट हो जाएगी, पूरी एनसीईआरटी बेस्ड थ्योरी। चलिए, और बिल्कुल फ्री के अंदर सबसे बड़ी बात यह है, बहुत सारे बोलते हैं कि फ्री का जो कंटेंट होता है उसके लोग कदर नहीं करते। साथी बहुत सारे दोस्त हैं वो कदर नहीं करते होंगे, लेकिन कई कई दोस्त ऐसे हैं जिनको एक नौकरी मिल जाए, छोटी मोटी जैसी भी मिल जाए, वो बहुत परेशान है, वो कदर करते हैं हर चीज़ की, वो टाइम की वैल्यू भी समझते हैं, वो कंटेंट की वैल्यू भी समझते हैं। किसी भी प्रकार की कोई गुस्ताखी वो अपने मतलब टीचर के साथ नहीं करते हैं, दिल से चाहते हैं तो उन्हीं में से आप हो, इसलिए मैं आपके लिए मेहनत करता हूं। आप भी मेहनत करो, सफल होगे, ऐसी कोई बात नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे साथी 6 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि मोहन का वजन 40 किलोग्राम है, मोहन का वजन 40 किलोग्राम है तथा वह 10 सेकंड में 50 सीढ़ियां चढ़ जाता है। प्रत्येक सीढ़ी की जो ऊंचाई है वो आपको 15 सेंटीमीटर दे रखी है, तो मोहन की शक्ति कितनी है, मोहन ने कितनी शक्ति प्रयोग मिली है, वो आपको पूछा है। देखिए मेरे साथी इसमें क्या क्या दे रखा है, पहले वो लिख लो। इसमें दे रखा है कि मोहन का वजन 40 किलोग्राम है, यानी वजन यानी द्रव्यमान जो है वो आपका 40 किलोग्राम है, मोहन का 40 केजी, एम का मान आपको 40 केजी दे दिया। इसका क्या दे रखा है, तथा वह 10 सेकंड में, यानी टी का मान जो दे दिया वो कितना दे दिया, 10 सेकंड, 10 सेकंड में 50 सीढ़ियां चढ़ता है, 50 सीढ़ियां चढ़ता है। सीढ़ियों की संख्या कितनी है, सीढ़ियों की संख्या, सीढ़ियों की जो संख्या आपको दे रखी है वो दे रखी है 50, और एक सीढ़ी की जो ऊंचाई है वो भी आपको दे रखी है, एक सीढ़ी की ऊंचाई जो है वो भी आपको दे रखी है मेरे साथी, और वो कितनी दे रखी है, 15 सेंटीमीटर। एक सीढ़ी की जो आपकी ऊंचाई है वो कितनी दे रखी है, 15 सेंटीमीटर दे रखी है, ठीक है। और आपको पूछा क्या है, शक्ति पूछा है, शक्ति का मान आपको ज्ञात करना है। तो आपको पता है P बराबर होता है W बटे टी, और W जो होता है ना, W के मैंने बहुत सारे सूत्र बताए थे, पीछे की जो क्लासेस मैंने आपको 4-5 क्लास करवाए ना उसके अंदर आपको मैंने अच्छे से बताया है कि W बराबर आपका FS कोस थीटा भी होता है, W बराबर आपका mgh भी होता है, W का मतलब होता है 1/2 mv² भी होता है, और W v गुणा q भी होता है, जो मैंने अभी अभी आपको बताया था। अब आपको डिसाइड करना है कि W की जगह आपको कौन सा मान काम में लेना है, वो तो आप क्वेश्चन के आधार पर देखोगे। इस क्वेश्चन में आपको यहां पर m दे रखा है, और इसके द्वारा हम क्या निकाल सकते हैं, h निकाल सकते हैं, और g का मान आपको पता है कितना होता है, 10 होता है। तो कहने का मतलब आपको यहां पर m दे रखा है, h यहां से निकाल सकते हैं, और g का मान हम लिख सकते हैं 10। तो इसका मतलब हम यही काम में ले लेंगे, यानी कहने का मतलब ये हुआ मेरे साथी कि ये जो आपका W है ना, W, इस W की जगह मैं क्या रख सकता हूं, ये जो आपका W है, इस W बटे T की जगह W की जगह मैं रख सकता हूं mgh, क्योंकि किया गया जो कार्य होता है वो mgh के बराबर भी होता है, ये मैं आपको पीछे बता चुका हूं।
जो पहली बार देख रहा है ना इस क्लास को, उसको समझ में नहीं आएगा, इसलिए मैं बोलता हूं कि पीछे की क्लास देख लो, रेगुलर देखो क्लास, फिर आपको देखने में मजा आएगा, समझने में मजा आएगा, समझ में भी बहुत सारी बातें आएंगी आपको। और बटे टी का क्या आ जाएगा, टी आ जाएगा। ठीक है, तो एम का मान तो आपको कितना दे रखा है मेरे साथी, एम का जो मान दे रखा है वो आपको दे रखा है 40 गुणा जी का मान आपको क्वेश्चन में भी दे रखा है कि आपको 10 मीटर प्रति सेकंड लेना है, तो आप 10 ले सकते हो, गुणा अब हमें यहां से h का मान निकालना है। देखो एक सीढ़ी की जो ऊंचाई है वो आपको 15 सेंटीमीटर दे रखी है, तो टोटल कितनी सीढ़ियां हैं आपकी, 50 हैं, तो 50 सीढ़ियों की ऊंचाई कितनी हो जाएगी, तो आप 50 को 15 से क्या कर दोगे, गुणा कर दोगे। भाई एक सीढ़ी की ऊंचाई आपको 15 सेंटीमीटर दे दी, टोटल सीढ़ियां कितनी हैं, 50 हैं, तो 50 सीढ़ियों की ऊंचाई कितनी हो जाएगी, इस 50 को गुणा कर दोगे, तो इस 15 को और 50 को हम गुणा कर देंगे, तो ये जो 50 और 15 को हम गुणा करेंगे तो वो किसके अंदर मान आएगा, साथ ही आपका सेंटीमीटर के अंदर मान आएगा। किसके अंदर मान आएगा, ये सेंटीमीटर के अंदर। लेकिन आपकी जो हाइट होती है, जो आपकी ऊंचाई जो होती है, वो कभी भी सेंटीमीटर में नहीं होती, उसका मात्रक मीटर होता है। उसका मात्रक क्या होता है, मीटर होता है। यानी कहने का मतलब सेंटीमीटर को आप मीटर में चेंज करोगे, और सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए बट्टा में हम क्या कर देते हैं, 100 का भाग देते हैं। यानी किसी भी सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करना है तो हम 100 का भाग दे देते हैं। तो यानी कहने का मतलब ये हमारा किसका मान हो गया मेरे साथी, ये हमारा मान हो गया h का। तो देखो ये m का मान मैंने 40 रख दिया, g का मान मैंने 10 रख दिया, तो h किस जगह मैं क्या रख सकता हूं, 50 गुणा 15 या 15 गुणा 50 बट्टे क्या कर सकता हूं मैं, 100 कर सकता हूं। इस जीरो से ये जीरो कैंसिल, इस जीरो से ये जीरो कैंसिल। अब आपको गुणा करना है, 15 को 5 से गुणा करना है और फिर आपको इस 4 से गुणा करना है। यानी 75 को हम कितने से गुणा करेंगे, 15 को 5 से गुणा करेंगे 75, और जीरो का ये जीरो आ गया, गुणा 4, और 750 को हम 4 से गुणा करेंगे, 0 0 और 28 तो 30। यानी कहने का मतलब कितना आ गया मेरे साथी, इसका आंसर आपका आ जाएगा, ये क्या हो गया, 300। सही है क्या, मैंने सही किया क्या, देखो। अच्छा एक और नहीं, एक बात और नहीं की मैंने, ये तो मैंने कर दिया, इसके थोड़ा सा गलती कर दी मैंने। क्या गलती कर दी, देखो ये हमारा 10 का 10 हो गया, ये 40 का 40 हो गया, और ये मैंने बट्टा में 100 लगा दिया। किसके लिए लगाया मैंने बट्टा में 100, ये बट्टा में मैंने 100 लगा दिया, इस h का जो मान था वो। ये तो मैंने सिर्फ mgh का मान लिखा है मेरे साथी, मैंने t का मान नहीं लिखा। t का मान बट्टा में t और है, और t का मान आपको कितना दे रखा है, 10 सेकंड दे रखा है, तो इसके बट्टा में कितना आ जाएगा, 10 और आ जाएगा, गुणा में 10। अब आप इसको काट सकते हो, ये सारी जीरो आपस में इनको काट सकते हो। अब 15 को 5 से गुणा करेंगे 75, और गुणा 4, और 75 को 4 से गुणा करेंगे कितना आएगा, 300 वाट। ये वाट मैंने क्यों लगाया, क्योंकि शक्ति का मात्रक आपका वाट होता है। अरे बताओ समझ में आया कि नहीं आया। ऐसे क्वेश्चन में आपको एक दो क्वेश्चन और भी करवाऊंगा, तब आपको और समझ में आ जाएगा। फिर से बता देता हूं कि इसमें आपको m का मान 40 केजी दे रखा था, t का मान आपको 10 सेकंड दे रखा था, सीढ़ियों की संख्या आपको 50 दे रखी थी, एक सीढ़ी की ऊंचाई आपको 15 सेंटीमीटर दे रखी थी, और आपको पूछी थी शक्ति कितनी है। तो शक्ति बराबर होता है W/T, और W को हम लिख सकते हैं mgh। यहां पर m का मान कितना गया, 40, जी का मान 10 आ गया, लेकिन h का जो मान है वो हमें निकालना पड़ेगा मेरे साथी। एक h यानी एक सीढ़ी का मान 15 सेंटीमीटर, एक सीढ़ी की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर, तो 50 सीढ़ियों की ऊंचाई कितनी हो जाएगी। अब 50 को 15 से गुणा कर दोगे, आपकी क्या जाएगी, 50 सीढ़ियों की ऊंचाई आ जाएगी। लेकिन ये जो ऊंचाई है ना, ये सेंटीमीटर में थी, इसको मीटर में चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, 100 का भाग देंगे। तो ये 15 गुणा 50/100, ये तो h का मान आ गया, और ये आपका g का मान आ गया, ये m का मान आ गया, और ये जो 10 है ना, 10 ये इस t का मान है। अब इसको हल करेंगे कितना आ जाएगा आपका, 300 वाट आ जाएगा। बताओ समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर है। तो ऐसे न्यूमेरिकल भी आपके शक्ति से बन सकते हैं, जो आपके पीछे के एग्जाम के अंदर बहुत बार आए हैं, तो ध्यान रखना आपको अच्छे से। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 7 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि यदि कोई लड़का 4 मिनट में 600 न्यूटन बल के साथ 20 मीटर की दूरी तय करता है, तो उस लड़के के द्वारा खपत की गई जो शक्ति है उसकी मात्रा ज्ञात कीजिए। तो देखो इस क्वेश्चन में आपको जो दे रखा है ना, उसको लिख लो पहले, फिर आपको समझ में आ जाएगा भी हमें क्या दे रखा है और कौन सा सूत्र हमें काम में लेना है। तो आपको दे रखा है 4 मिनट में, यानी टी का जो मान है, टी का मान वो आपको 4 मिनट दे रखा है। और मेरे साथी आप पहले ही चेंज कर लेना, क्योंकि समय का जो मात्रक होता है वो सेकंड होता है, ये आपको मिनट में दे रखा है, तो इसको आप सेकंड में चेंज करोगे। किस में चेंज करोगे, सेकंड में। तो आप इस 4 को 60 से क्या कर दोगे, गुणा कर दोगे, तो ये कितना आ जाएगा, 4 गुणा 60 यानी 240 सेकंड। यानी 4 मिनट में कितने सेकंड हो गए, 240 सेकंड हो गए, ये आपका टी का मान हो गया। फिर आपको दे रखा है 600 न्यूटन बल, यानी एफ का जो मान दे रखा है वो आपको दे रखा है 600 न्यूटन।
और आगे दे रखा है 20 मीटर की दूरी तय करता है, यानी इसमें जो विस्थापन आपको दे रखा है, एस का जो मान दे रखा है वो दे रखा है 20 मीटर। और आपको पूछिए क्या है, आपको शक्ति पूछिए, और शक्ति बराबर होता है आपका W बटे टी। अब W के तो बहुत सारे सूत्र होते हैं, कार्य के तो बहुत सारे सूत्र होते हैं, अब उनमें से आपको देखना है कौन सा सूत्र काम में लेना है। तो इसमें देखो F और S दे रखा है, तो हम सूत्र काम में ले लेंगे F डॉट S बटे ये T का क्या आ गया, T आ गया। यहां पर हम कोण वाला काम में लेंगे नहीं, क्योंकि कोण इसमें दे नहीं रखा है, तो FSC काम में ले लेंगे डायरेक्ट। तो F का मान देखो कितना है, F का मान है 600 गुणा S का मान कितना है 20 बटे T का मान कितना लेंगे 240। इसको हल करेंगे मेरे साथी, तो 6 कम 6 यानी 100 आ गया, और 6 चौका 24, ये आ जाएगा 25, और ये 25 को 2 से गुणा करेंगे कितना आएगा 50। इसका आंसर जो निकल के आएगा वो आएगा 50 वाट। 50 वाट ऑप्शन नंबर जो ए है वो इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। बताओ समझ में आया कि नहीं आया। तो न्यूमेरिकल करने सरल बिल्कुल आसान होते हैं, अगर आप उनके सूत्र याद कर लेते हैं अच्छे से तो आपके न्यूमेरिकल बिल्कुल सरल हो जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, 8 नंबर क्वेश्चन की ओर, कि 50 केजी द्रव्यमान का एक लड़का 40 सीढ़ियां 9 सेकंड में चढ़ता है। 40 सीढ़ियां 9 सेकंड में चढ़ता है, 50 किलो का एक लड़का है, यानी m का जो मान, वही क्वेश्चन जो पीछे करवाया था वैसा ही क्वेश्चन है, m का मान कितना है 50 केजी, है ना। सीढ़ियों की संख्या, सीढ़ियों की जो संख्या वो कितनी है 40 है। समय जो आपको दे रखा है, समय वो कितना दे रखा है आपको, समय जो दे रखा है वो 9 सेकंड दे रखा है, 9 सेकंड में चढ़ता है। और आपको दे रखा है यदि प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है, प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई, यानी प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई, एक सीढ़ी की जो ऊंचाई है, एक सीढ़ी की जो ऊंचाई है मेरे साथी वो आपको दे रखी है 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर। यानी इस संख्या और इस एक सीढ़ी की ऊंचाई के द्वारा हम h का मान निकाल सकते हैं, t का मान दे रखा है, m का मान हमें दे रखा है। तो शक्ति में ज्ञात करें तो p बराबर क्या हो जाएगा, W बटे टी, और W का जो हमें पता है वो होता है mgh, और ये बटा में क्या आ गया, T आ गया। अब देखो इस m का जो मान है, m का मान वो है 50 गुणा g का मान आपको कितना लेना है 10 लेना है। इस क्वेश्चन में आपको नहीं दे रखा है लेकिन दे रखा है 10 लेना है। h का मान आपको पता है कैसे निकलेगा, एक सीढ़ी की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है, तो 40 की कितनी हो जाएगी, 40 को हम गुणा कर देंगे, तो 15 गुणा 40। लेकिन मेरे साथी ये जो मान आएगा ये सेंटीमीटर में आएगा, क्योंकि ये आपकी सेंटीमीटर में दे रखी है। तो इसको मीटर में चेंज करने के लिए इसके बट्टा में हम 100 लगा देंगे, तो यहां पर भी हम क्या लगा देंगे, बट्टा में 100 लगा देंगे। ये तो हमारा mgs का काम कंप्लीट हो गया। अब हमारा t का काम और बचा, t नीचे की ओर है तो हम यहाँ बट्टा पूरा करके, और यहां पर हम कितना कर देंगे, इस t का मान कितना दे रखा है 9 सेकंड, इस 9 को हम गुणा और कर देंगे। क्लियर है बात है। अब आप इसको कितने से काट दोगे, 3 से काट दोगे, इसको हम 3 से काट देंगे 5 बार, और ये आपका 0 से 0 कैंसिल, और ये 0 से 0 कैंसिल। अब आप इसको हल करोगे, 50 को आप 5 से गुणा करेंगे कितना आएगा 25 यानी 250, और गुणा 4 बटे कितना आएगा आपका 3, और 250 को आप गुणा करोगे तो कितना आएगा 1000 बटे 3, और इसको आप गुणा करोगे 333.33, ऐसे आगे बढ़ता जाएगा ये। इसके आगे हम क्या लगा देंगे, वाट, वाट लगा देंगे, और वाट को हम लिखते हैं W के द्वारा, किसके द्वारा, W के द्वारा, कैपिटल W के द्वारा हम क्या लिखते हैं, वाट को लिखते हैं। तो इस क्वेश्चन का आपका जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर आपका क्या हो जाएगा, ए। बताओ समझ में आया कि नहीं आया। अरे एक कॉन्सेप्ट अगर आपको समझ में आ गया ना, तो उसके ऊपर आधारित आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो, बस आपको कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए, आपको जो तरीका है वो समझ में आना चाहिए, जो मैंने आपको बताया है। उम्मीद करूंगा आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि कौन सी अधातु कक्षीय ताप पर तरल अवस्था में पाई जाती है। अधातुओं के बारे में कुछ बातें करते हैं मेरे साथी, जहां से क्वेश्चन आपके बार बार पूछे जा सकते हैं, तो उनकी बात हम करते हैं। देखिए अगर हम बात करें मेरे साथी अधातु की, अगर हम अधातु की बात करें तो आपसे एक क्वेश्चन पूछ सकता है, कक्षीय ताप पर द्रव अवस्था में, कक्षीय ताप पर द्रव अवस्था में जो अधातु है उसका नाम है ब्रोमीन। उसका नाम क्या है, ब्रोमीन। और एकमात्र अधातु जो आपकी द्रव अवस्था में पाई जाती है उसका नाम है ब्रोमीन। एक आपसे पूछा जा सकता है चमकीली धातु, चमकीली धातु कौन सी होगी, तो चमकीली धातु आपकी हो जाएगी आयोडीन, आयोडीन। तीसरा आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है चालक अधातु, चालक अधातु, यानी अधातुओं की जो प्रकृति होती है वो अचालक होती है, कुचालक होती है, वो चालक नहीं होती। लेकिन एक अधातु ऐसी जो चालक होती है उसका नाम है कार्बन का अपर रूप जो ग्रेफाइट होता है, ग्रेफाइट, ये आपका क्या होता है, ये आपका चालक होता है। क्लियर है बात। तो ये बात आपको 3 बात याद रखनी है मेरे साथी। एक तो कक्षीय ताप के ऊपर द्रव अवस्था में पाई जाने वाली जो
अय धातु है उसका नाम है ब्रोमीन। एक आपकी चमकीले धातु कौन सी है तो आपकी आयोडीन, और एक आपकी चालक अय धातु कौन सी तो उसका नाम है ग्रेफाइट। क्लियर है बात है? तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आपका हो जाएगा ब्रोमीन। ऑप्शन नंबर आपका जो साथी बी है ना वो इस क्वेश्चन का क्या होगा, करेक्ट होगा। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? तो ये 3 बात आपको अच्छे से याद रखनी है, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, लिख लीजिए इनको अच्छे से। आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि सौर पैनल में निम्न में से कौन सी धातु प्रयुक्त होती है। वैसे धातु नहीं है यहां पर, उप धातु नाम आना चाहिए था। कौन सी उप धातु काम में आती है? तो साथी मैं आपको सौर पैनल के बारे में बता देता हूं, सौर पैनल के बारे में बता देता हूं। तो यहां पर अगर इस क्वेश्चन की बात करें ना तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका सी होना चाहिए, ऑप्शन इसका सी होना चाहिए। लेकिन जो आरआरबी जो बोर्ड है ना उसने इसका क्वेश्चन क्या मान लिया था, बी मान लिया था। तो उन्होंने थोड़ी सी गलती कर दी, यहां पर उपधातु नाम देता ना तो सही था। उपधातु आपकी सिलिकॉन हो जाएगी और धातु आपकी हो जाएगी सिल्वर। तो मैं आपको सारा कंसेप्ट क्लियर कर देता हूं। एक होता है आपका सौर सेल, सौर सेल, और सौर सेल जो होता है वो करता क्या है, ये प्रकाश ऊर्जा का प्रयोग करके प्रकाश ऊर्जा को चेंज करता है, प्रकाश ऊर्जा को चेंज करता है विद्युत ऊर्जा में। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैंने आपको बताई है। क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि जो आपका सौर सेल होता है वो क्या करता है, तो ये प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में चेंज करने का कार्य करता है। अगर हम सौर सेल की बात करें तो इसका निर्माण करने के लिए हम किस किस का प्रयोग करते हैं, तो आपकी एक तो होती है गैलियम धातु, एक आपकी आर्सेनिक उपधातु आर्सेनिक, एक आपकी सिलिकॉन सिलिकॉन उपधातु। इनका प्रयोग हम क्या करते हैं, इसका निर्माण करने में करते हैं। इसका निर्माण करने में इन धातुओं का, इन उपधातुओं का या धातुओं का निर्माण उपयोग करते हैं सौर सेल बनाने में। क्लियर है? और एक होता है आपका सौर पैनल, एक होता है आपका सौर पैनल। तो सौर पैनल का मतलब होता है कि एक, दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक अधिक सौर सेलों को जोड़ना, सौर सेलों को जोड़ना। दो या दो से अधिक सौर सेलों को जोड़ना क्या कहलाता है, आपका सौर पैनल कहलाता है। जैसे मान लो ये आपका एक सौर सेल है, ये आपका एक सौर सेल है, ये आपका एक सौर सेल है। अगर हम इस सौर सेल के बनाने की बात करते हैं तो इसमें हमें गैलियम काम आती है, इसमें सिलिकॉन काम आता है, इसमें आपका आर्सेनिक काम आता है। ठीक है, एक एक को बनाने के लिए तो, लेकिन इनको आपस में जोड़ने के लिए, इनको आपस में जोड़ने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, जोड़ने के लिए हम सिल्वर का प्रयोग करते हैं। जोड़ने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं मेरे साथी, सिल्वर का प्रयोग करते हैं। बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैंने बताई है कि सौर पैनल में सौर सेलों को आपस में जोड़ने के लिए, सौर पैनल में सौर सेलों को आपस में जोड़ने के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, सिल्वर का प्रयोग करेंगे। और सौर सेल का निर्माण करने के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, इन 3 धातुओं का या उपधातुओं का प्रयोग करेंगे। तो इस क्वेश्चन में आपको क्या पूछा है कि इनमें से कौन सी धातु सौर सेल बनाने में काम आती है, सौर पैनल बनाने में काम आती है। तो सौर पैनल को जोड़ने में तो काम कौन सी आएगी, आपकी सिल्वर, और बनाने में कौन सी काम आएगी, आपकी आएगी गैलियम, सिलिकॉन और आर्सेनिक। इसमें आपको क्या दे रखा है, सिलिकॉन दे रखा है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर है आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, बी। क्योंकि सौर पैनल बनाने के लिए तो आप किसका प्रयोग करोगे मेरे साथी, इस जर्मेनियम, इस गैलियम का, सिलिकॉन का और आर्सेनिक उपधातु का। और इनको आपस में जोड़ने के लिए आप क्या करते हो, सिल्वर धातु का प्रयोग करते हो। क्लियर है? ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर अब आपका बी हो जाएगा, सिलिकॉन। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, ये बात आप अच्छे से लिख लेना। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर क्वेश्चन की, कि अधातुओं के ऑक्साइड किस प्रकृति के होते हैं। यानी अधातुओं के जो ऑक्साइड होते हैं उनकी प्रकृति क्या होती है। अधातुओं के ऑक्साइड की प्रकृति आपको पूछिए तो ये क्वेश्चन मैंने आपको कल वाली क्लास में बताया था मैंने साथी, कि आपके एक तो होते हैं धातु के ऑक्साइड, एक होते हैं आपके धातु के ऑक्साइड, एक होते हैं धातु ऑक्साइड, धातु ऑक्साइड। इनकी जो प्रकृति होती है वो होती है आपकी क्षारीय प्रकृति, क्षारीय प्रकृति या फिर बेसिक प्रकृति। बेस मतलब क्षार, तो इनकी प्रकृति आपकी बेसिक प्रकृति होती है। एक होता है आपका अधात्विक ऑक्साइड या फिर अधातु ऑक्साइड। अधातु जो ऑक्साइड होते हैं वो किस प्रकृति के होते हैं, वो आपके अम्लीय प्रकृति के होते हैं, अम्लीय प्रकृति के। अब याद कैसे करोगे, देखो अधातु तो अम्लीय, धातु तो आपका क्षार हो जाएगा। यहां एक याद कर लो आप, अधातु मतलब ऐसे अधातु और ऐसे अम्लीय, ऐसे अधातु और ऐसे अम्लीय। इस प्रकार से आप याद कर सकते हो कि अधातु के जो ऑक्साइड होते हैं वो किस प्रकृति के होते हैं, आपके अम्लीय प्रकृति के होते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका जो साथी बी है वो इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। बताओ समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर है? तो ये दोनों आपको याद करने हैं, दोनों ही बड़े इंपॉर्टेंट हैं जो आपको याद करने पड़ेंगे। ठीक है,
चलिए आगे बढ़ते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसका उपयोग सर्वाधिक आमतौर पर सौर सेलों में अर्धचालक के रूप में किया जाता है? तो मैंने अभी अभी बताया था मेरे साथी, एक आपका गैलियम का प्रयोग होता है, गैलियम मतलब Ga, एक आपका आर्सेनिक का प्रयोग होता है, एक आपका सिलिकॉन का प्रयोग होता है। तो इसमें आपको जोड़ा दे रखा है, युग्म दे रखा है। पहले युग्म को देखो Zn और Si, Zn और Si, इसमें Si तो प्रयोग में लेते हैं लेकिन Zn प्रयोग में नहीं लेते, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर बी को देखो, इसमें दे रखा है गैलियम और As, गैलियम और As, ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा क्योंकि गैलियम और As यानी आर्सेनिक का प्रयोग हम सौर सेल बनाने में करते हैं। ऑप्शन नंबर सी की बात करें, देखो इसमें क्या दे रखा है जर्मेनियम और As, ये आपका नहीं हो सकता क्योंकि जर्मेनियम का प्रयोग यहां पर नहीं है। ये तो गैलियम है और ये जर्मेनियम है, दोनों में फर्क है। इसके बाद हम डी की बात करते हैं, इसमें Zn और टेलुरियम दे रखा है, तो इनका प्रयोग हम नहीं करते। तो ऑप्शन नंबर आपका जो बी है वो इस क्वेश्चन का क्या होगा, करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर बी, जो मैं आपको पीछे बता चुका हूं ये। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर क्वेश्चन कि धातुएं विद्युत की अच्छी सुचालक होती हैं क्योंकि उनमें बहुत सारे ढीले आबंधित होते हैं। यानी कहने का मतलब यह है कि धातुएं चालक क्यों होती हैं, धातुओं के अंदर करंट क्यों आता है, उसका कारण क्या है। देखो, यानी जो धातुएं होती हैं, धातुएं क्या होती हैं, विद्युत की चालक, विद्युत की क्या होती हैं, चालक होती हैं। क्यों होती हैं उसका कारण क्या है, क्यों होती हैं उसका कारण क्या, ये आपसे पूछा है। तो साथ ही मैं आपको बता दूं कि जो धातुएं होती हैं इनके अंदर क्या पाए जाते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। और वो मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, गति करते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, गति करते हैं। इसी गति के कारण वो क्या करती हैं, चालकता प्रदर्शित करती हैं, धातुएं आपकी चालक होती हैं। यानी कहने का मतलब धातुएं जो होती हैं, धातुओं के अंदर मुक्त रूप से आबंधित, आबंधित का मतलब बंधे हुए, यानी ढीले रूप से बंधे हुए क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। इन्हीं इलेक्ट्रॉनों के कारण धातुएं क्या होती हैं, चालक होती हैं। कहने का मतलब इसके अंदर अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए वो क्या करते हैं, गति करते हैं, इसलिए वो चालक होती हैं। और जो आपकी अधातुएं जो होती है मेरे साथी, अधातु, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन है वो नहीं पाया जाता। इलेक्ट्रॉन कैसा इलेक्ट्रॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाता, मुक्त इलेक्ट्रॉन मतलब स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाता, इसलिए वो क्या होती हैं, कुचालक होती है। ये क्या होती है, कुचालक, क्योंकि इनके अंदर क्या नहीं होता, मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होता। और हमारी जो धातु होती है इसके अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है, इसलिए ये क्या करती है, चालन करती है विद्युत का। इसका मतलब ऑप्शन नंबर आपका जो सी है वो क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। बताओ लाडलो, समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। 14 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्ध्वपातन कर सकता है। अब ऊर्ध्वपातन कौन कौन से यौगिक कर सकते हैं वो आपको याद करने पड़ेंगे सारे के सारे। ऊर्ध्वपातन करने वाले जो यौगिक उनकी बात करता हूं, ऊर्ध्वपातन करने वाले यौगिक, करने वाले यौगिक, ऊर्ध्वपातन करने वाले यौगिक कौन कौन से हैं। तो उसमें एक आता है आपका अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड। और मेरे साथी अमोनियम क्लोराइड का जो सूत्र होता है वो होता है NH4Cl। दूसरा जो है वो है एल्यूमिनियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम क्लोराइड। और एल्यूमिनियम जो क्लोराइड है उसका जो सूत्र होता है वो होता है AlCl3, AlCl3। उसके बाद बात करते हैं, तीसरा है आपका आयोडीन। आयोडीन जो है वो आपका ऊर्ध्वपातन का गुण प्रदर्शित करता है। 4 नंबर जो है वो है आपका कपूर, वो आपका करता है। 5 नंबर है नेफ्थेलिन, नेफ्थेलिन, ये आपका ऊर्ध्वपातन का गुण प्रदर्शित करता है। छठा जो है वो है आपका ठोस CO2, ठोस जो CO2 है वो भी आपका क्या करती है, ये गुण प्रदर्शित करती है। और मेरे साथ ये जो 7 नंबर है वो है एंथ्रासीन, एंथ्रासीन, ये भी क्या करता है, आपका ऊर्ध्वपातन का गुण प्रदर्शित करता है। ये 7 यौगिक आपको याद रखने हैं, यही क्या करते हैं, ऊर्ध्वपातन का गुण प्रदर्शित करते हैं। अब ऊर्ध्वपातन होता क्या है, ऊर्ध्वपातन का मतलब क्या होता है वो मैं आपको बता दूं। ऊर्ध्वपातन का मतलब होता है गर्म करने पर, गर्म करने पर ठोस से डायरेक्ट गैस बनना, ठोस से डायरेक्ट गैस बनना क्या कहलाता है, ठोस से डायरेक्ट गैस बनना आपका ऊर्ध्वपातन कहलाता है। जैसे आप किसी भी चीज को गर्म करते हो तो पहले उसका पानी बनता है, पानी से क्या बनती है, गैस बनती है, तो उसको हम ऊर्ध्वपातन नहीं कहते। ऊर्ध्वपातन किसको कहेंगे कि मान लो ये पेन है और इस पेन को मैं गर्म करना शुरू करूं तो ये बिना तरल अवस्था में आए सीधा ही क्या बन जाए, इसका गैस बन जाए,
तो इस अवस्था को, इस घटना को हम क्या कहते हैं? उद्रोपातन कहते हैं। तो ऐसे कौन कौन से यौगिक हैं जो उद्रोपातन की घटना प्रदर्शित करते हैं? तो इस 7 ये नाम याद आपको रखने हैं। अब इस क्वेश्चन को पढ़ो, आपको समझ में आ जाएगा कि निम्न में से कौन सा उद्रोपातन कर सकता है। तो साथियों ऑप्शन नंबर 1 को देखो, अमोनियम क्लोरेट। नहीं, गलत बात, इसमें अमोनियम क्लोराइड है, क्लोरेट नहीं है। दूसरा देखो अमोनियम सल्फेट, नहीं, अमोनियम क्लोराइड। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? तो ये आपको याद रखना है कि कौन कौन से यौगिक आपके उद्रोपातन प्रदर्शित कर सकते हैं। अगर ये याद है तो आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो। स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए, फिर हम आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 15 की बात करते हैं मेरे साथी। 15 नंबर क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है कि निम्नलिखित में से क्या जाइलम वाहिकाओं को जलरोधी बनाता है? जलरोधी कौन बनाता है, ये आपसे पूछा है। तो हम एक एक ऑप्शन को हम देखते हैं, हर ऑप्शन का हम डिस्कशन करते हैं, फिर आपको ये क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। सबसे पहले बात करते हैं ऑप्शन नंबर ए में, आपको देखा है सेल्यूलोज। ऑप्शन नंबर ए में देखा है सेल्यूलोज। अगर हम सेल्यूलोज की बात करते हैं तो ध्यान रखना मेरे साथी, ये जो आपकी पादप कोशिका होती है, पादप कोशिका की जो भित्ति होती है, पादप कोशिका की जो भित्ति होती है, इस भित्ति का जो निर्माण है, इस भित्ति का जो निर्माण है वो किसके द्वारा होता है? इस भित्ति का निर्माण इसी सेल्यूलोज के द्वारा होता है। ध्यान रखोगे मेरे साथी, सेल्यूलोज के द्वारा पादप कोशिका की जो भित्ति होती है, कोशिका भित्ति जिसको बोलते हैं, कोशिका भित्ति का निर्माण कौन करता है? कोशिका भित्ति का निर्माण आपका सेल्यूलोज करता है। दूसरे की बात करते हैं, ऑप्शन नंबर बी में आपको दे रखा है क्यूटीन। तो क्यूटीन क्या करता है, ये आपको याद करना है। यानी ये जो आपकी कोई भी पौधा होता है, कोई भी पौधे की जो आंतरिक परत होती हैं, आंतरिक परत, पौधे की जो आंतरिक परत होती हैं उनकी सुरक्षा करता है। उनकी आंतरिक परत की, आंतरिक परतों की सुरक्षा, आंतरिक परतों की सुरक्षा जो है वो कौन करता है? आंतरिक परतों की जो सुरक्षा है वो आपका क्यूटीन करता है। उनका निर्माण करने का काम क्यूटीन का होता है। ऑप्शन नंबर सी में आपको दे रखा है सुबेरिन। सुबेरिन, ये सुबेरिन क्या करेगा मेरे साथी? ध्यान रखना, ये जो सुबेरिन होता है ये आपका काम करता है, जो आपका उत्तक होते हैं, पादप उत्तक, पादप जो उत्तक होते हैं, पादप उत्तक में जल की कमी को पूरा करता है, जल की कमी को पूरा करता है। यानी उत्तकों के अंदर जल का संतुलन बनाने का जो काम है वो किसका होता है? सुबेरिन का होता है। इसके बाद हम बात करते हैं ऑप्शन नंबर डी में दे रखा आपका लिग्निन। लिग्निन, अगर हम लिग्निन की बात करते हैं मेरे साथी, तो जो लिग्निन होता है वो क्या करता है? जो आपकी जाइलम की जो वाहिकाएं होती हैं, जाइलम की जो वाहिकाएं होती हैं, जाइलम की जो वाहिकाएं होती हैं, वाहिकाएं, इनको क्या बनाता है? जलरोधी बनाता है। जलरोधी मतलब कहने का मतलब, मान लो ये आपकी ये वाहिका है, मान लो जाइलम वाहिका, तो इसके अंदर से जल जा रहा है ऊपर, इस प्रकार से मान लो ऊपर जल जा रहा है, तो इसके ऊपर इस प्रकार से लिग्निन पाया जाता है। यहां पर इसकी दीवार के ऊपर इस प्रकार से लिग्निन पाया जाता है। ये मोम जैसा पदार्थ होता है, मोम जैसा पदार्थ, मोम जैसा पदार्थ। तो ये इसकी दीवार पर इस प्रकार से पाया जाता है। तो ये पानी जो है ना, पानी इस दीवार के सहारे बाहर नहीं आ पाता। यानी कहने का मतलब इस दीवार को, इस जलवाहिका की जो भित्ति होती है, इसको हम क्या कर देता है? ये मोम जैसा जो पदार्थ होता है ये जल रोधी बना देता है। मतलब ये क्या करती है? जल का विरोध करती है। ये जो अंदर वाला जल है ये बाहर नहीं आ पाता। जल रोधी बनाने का मतलब ये जल अंदर से बाहर नहीं आ पाता। ये काम कौन करता है? तो ये काम आपका लिग्निन करता है। कौन करता है? लिग्निन। ये आपको याद रखना है, तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। ऑप्शन नंबर जो आपका डी है वो इस क्वेश्चन का क्या होगा? राइट होगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए साथी आगे बढ़ते हैं, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो 16 नंबर क्वेश्चन है वो आपके सामने है कि पौधे अपने अपशिष्ट उत्पादों को किन भागों में संग्रहित करते हैं। साथी जो आपके पौधे होते हैं उनके अंदर जो अपशिष्ट जो पदार्थ होते हैं वो कहां कहां संग्रहित होते हैं, कहां कहां जाकर के इकट्ठे होते हैं। तो जो अपशिष्ट पदार्थ हैं उनके बारे में अगर बात करूं मैं, अपशिष्ट जो पदार्थ हैं वो कहां पर संग्रहित होते हैं, तो उसमें एक नंबर जो आता है वो आता है पुराना जाइलम। पुराना जाइलम, पुराने जाइलम के अंदर ये क्या करते हैं? पुराने जाइलम के अंदर अपशिष्ट पदार्थों को क्या कर लेते हैं? अपशिष्ट पदार्थों को संग्रहित कर लेते हैं। इसके अलावा दूसरा आता है आपकी पत्तियां। पत्तियां, तो पत्तियों में भी क्या करते हैं? अपशिष्ट पदार्थों को संग्रहित कर लेते हैं और टाइम आने पर उन पत्तियों को वो गिरा देते हैं और उस
अपशिष्ट पदार्थ से छुटकारा पा लेते हैं। यानी पौधे क्या करते हैं, कुछ अपशिष्ट पदार्थों को पौधे अपनी पत्तियों के अंदर ले जाके वहां इकट्ठा कर लेते हैं और वो पत्ती को थोड़े दिन बाद पत्ती को नीचे गिरा देते हैं, तो इसका मतलब वो अपने अपशिष्ट से छुटकारा पा लेता है। तो पुराने जाइलम में सबसे ज्यादा पाए जाते हैं, उसके बाद पत्तियों में पाए जाते हैं और उसके बाद रसधानियों में भी क्या करते हैं, ये रसधानियों में भी अपशिष्ट पदार्थों का संचयन करके रखते हैं, संग्रहण करके रखते हैं। तो ये 3 नाम आपको याद रखने हैं जहां पर अपशिष्ट पदार्थ संग्रहित होते हैं। और अपशिष्ट पदार्थ किसके रूप में संग्रहित होते हैं, ये आपसे पूछ लिया जाए, किसके रूप में संग्रहित होते हैं। तो एक होता है आपका रेजिन और एक होता है आपका गोंद। रेजिन व गोंद, रेजिन होता है मतलब पानी जैसा पदार्थ, तेल जैसा पदार्थ, और गोंद आपने सुना ही होगा, काले काले रंग का होता है, बाहर निकल आता है। तो ये रेजिन और गोंद के रूप में क्या करते हैं, ये अपशिष्ट पदार्थों का संग्रहण करते हैं। और किस स्थान पर करते हैं, तो इन 3 स्थानों के ऊपर करते हैं। अब ये तीनों स्थान देख लो कहां, कौन से में दे रखे हैं, तो ये दे रखे हैं आपको ऑप्शन नंबर डी के अंदर। ऑप्शन नंबर डी में दे रखे, इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी आपके इस क्वेश्चन का क्या होगा, करेक्ट होगा। बताओ समझ में आया कि नहीं आया। समझने की बात यह है कि आपको ये याद करना पड़ेगा मेरे साथ। अगर आप याद कर लेते हो तो आपका क्वेश्चन आराम से हो जाएगा ये, ठीक है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन है कि फ्लोएम पौधे का सहवनी उत्तक होता है जो किसका परिवहन करता है। तो मैं यह बात आपको बता चुका हूं मेरे साथी, एक होता है आपका जाइलम और एक होता है आपका फ्लोएम। जो जाइलम होता है, जाइलम जो होता है ये क्या करता है, जल का परिवहन करता है, ये जल का परिवहन करता है। और जो आपका फ्लोएम होता है, फ्लोएम ये आपका किसका वहन करता है, भोजन का वहन करता है, भोजन का वहन। अब याद कैसे रखोगे, जय फॉर जाइलम, जय फॉर जल, तो जाइलम से जल, फ्लोएम से आपका भोजन, एफ फॉर फ्लोएम, एफ फॉर फूड, एफ फॉर फ्लोएम, एफ फॉर फूड, इस प्रकार से याद रख सकते हो। तो फ्लोएम आपका सहवनी उत्तक होता है। सहवनी का मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान तक किसी पदार्थ को भेजने वाला उत्तक। और ये किसका वहन करेगा, ये भोजन का वहन करेगा। ऑप्शन नंबर जो आपका डी जो है ना, डी, वो आपका करेक्ट होगा। भोजन का मतलब होता है पोषक पदार्थ, पोषक पदार्थ। तो ये क्या करता है, जो आपका फ्लोएम जो होता है वो पोषक पदार्थों का वहन करता है। ऑप्शन नंबर जो डी है वो इस क्वेश्चन का क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए में जो जल दे रखा है, जल का वहन कौन करता है, आपका जाइलम करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति जटिल पादपों का एक विशिष्ट गुण है जिससे स्थलीय वातावरण में उनके अस्तित्व को संभव बनाया है। यानी ऐसा कौन सा मतलब विशिष्ट गुण है जिससे कि पौधे इस वातावरण के अंदर अपने जीवन को संभव बनाए हुए हैं। तो साथी पौधा जीवित कब रह सकता है, जब उसको भरपूर क्या मिले, भोजन मिले, जब उसको भरपूर क्या मिले, पानी मिले। अगर भरपूर उसको पानी मिल रहा है और भरपूर वो भोजन बना रहा है तो पौधा अपना अस्तित्व बनाए रखेगा। अगर आपने ये सुना भी होगा कि हम पौधा लगाते हैं उसके अंदर अगर पानी नहीं देते हैं ना तो पौधा कुछ दिन के बाद खत्म हो जाता है। यानी पौधे को जीवित रहने के लिए एक तो भोजन की जरूरत है और एक नीचे से पानी की जरूरत है। तो इसका मतलब यह हुआ कि पौधा जो होता है, पौधे के अंदर क्या मिलते हैं, पौधे के अंदर मिलते हैं सहवनी उत्तक। पौधा जो होता है उसमें पाए जाते हैं सहवनी उत्तक, सहवनी उत्तक। ये जो सहवनी उत्तक है, इस सहवनी उत्तक की वजह से जो पौधा है वो इस वातावरण में अपना अस्तित्व बनाए रखता है, अपना अस्तित्व बनाए रखता है। किसकी वजह से, इस सहवनी उत्तक की वजह से। और सहवनी उत्तक कौन कौन से होते हैं, एक होता है आपका जाइलम और एक आपका दूसरा होता है आपका फ्लोएम। तो फ्लोएम तो क्या करता है मेरे साथी, भोजन का निर्माण कर लेता है, भोजन का निर्माण कर लेता है ये तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा। और जो जाइलम है ना वो जड़ के माध्यम से क्या कर लेता है, जल को अवशोषित कर लेता है, जल को अवशोषित कर लेता है। तो बताओ जल के साथ साथ में खनिज पदार्थों का भी क्या कर लेता है, खनिज पदार्थों का भी अवशोषण कर लेता है जमीन से। तो बताओ ये जो आपके सहवनी जो उत्तक है ना, इस सहवनी उत्तक की वजह से ही पौधा अपना अस्तित्व बनाए रखता है वातावरण के अंदर। अगर सहवनी उत्तक पौधे के अंदर नहीं होंगे तो वो पौधा खत्म हो जाएगा, ना तो उसको भोजन बन पाएगा उसके अंदर और ना उसके अंदर जल का वहन हो पाएगा, जिससे कि पौधा खत्म हो जाएगा। तो सहवनी उत्तक की वजह से वातावरण में अपना अस्तित्व बनाए रखते हैं। ऑप्शन नंबर जो सी है मेरे साथी वो करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का क्या होगा, आपका करेक्ट आंसर होगा। बताओ समझ में आया कि नहीं आया, अरे बताओ समझ में आया कि नहीं आया, आ गया ना। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, तो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करूं
तो अच्छे से आपको पढ़ना अगला क्वेश्चन। चलिए ये रहा अगला क्वेश्चन, पढ़ो अच्छे से कि सामान्यतः प्राणियों की तुलना में पादपों को कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इसके मुख्य कारण निम्नलिखित हैं। 3-4 कारण आपको दे रखे, इसमें से आपको यह बताना है कौन सा कारण सही है। यानी जो आपका एक तो होता है आपका जंतु, एक होता है आपका पौधा, एक होता है आपका पौधा। पौधे को क्या होती है, कम ऊर्जा चाहिए, पौधे को कम ऊर्जा चाहिए, और जंतु होती है इसको अधिक ऊर्जा की जरूरत पड़ती है, इसको अधिक ऊर्जा की जरूरत पड़ती है। तो आपको यही पूछा है कि पौधे को कम ऊर्जा की आवश्यकता क्यों पड़ती है, उसका कारण बताओ। तो पहला कारण देखो कि उत्तकों में यानी पादप उत्तकों में बड़े अनुपात में मृत कोशिकाएं उपस्थित होती हैं। बिल्कुल सही बात है, यानी पौधों के अंदर मृत कोशिकाएं ज्यादा पाई जाती हैं, मृत कोशिकाएं ज्यादा पाई जाती हैं। अब मृत कोशिकाओं को किसकी जरूरत नहीं पड़ती, ऊर्जा की जरूरत नहीं पड़ती, और मृत कोशिकाओं की संख्या ज्यादा होती है। और जंतु कोशिका में जीवित कोशिकाएं ज्यादा होती हैं, और जीवित कोशिका को किसकी जरूरत पड़ती है, ऊर्जा की। इसका मतलब जंतु को अधिक ऊर्जा चाहिए और पादप को कम ऊर्जा चाहिए। क्यों? क्योंकि उसके अंदर मृत कोशिकाएं ज्यादा होती हैं। दूसरा देखो, दूसरा है गतिशीलता की अनुपस्थिति, यानी पौधों के अंदर पौधे गतिशील नहीं होते। पौधे क्या नहीं होते, गतिशील नहीं होते, यानी वो एक दूसरे से दूसरी जगह चल के नहीं जाते। लेकिन जंतु जो होता है वो भ्रमण करता रहता है, और जैसे जैसे वो भ्रमण करेगा तो उसके अंदर ऊर्जा की क्या होती है, हानि होती है। जैसे मैं बोल रहा हूं, काम कर रहा हूं, बोल रहा हूं, तो मेरे शरीर से भी क्या हो रही है, ऊर्जा की हानि हो रही है। अब जो नहीं बोलता है, पौधे बोलते नहीं है, वो ना चलते हैं ना बोलते हैं, जिसके कारण उनमें ऊर्जा की खपत ज्यादा नहीं होती, इसलिए उनको कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है। मतलब आपका जो ए है वो भी सही है और बी है वो भी सही है। अब सी को देखो, पादप अपना भोजन स्वयं संश्लेषण करते हैं। हां, भोजन तो स्वयं बनाते हैं साथी, लेकिन भोजन बनाने का मतलब तो कुछ नहीं हुआ। आपको तो यह पूछा कि कम ऊर्जा क्यों चाहिए, तो कम ऊर्जा में तो ये स्वयं भोजन बनाने वाली बात तो है ही नहीं कोई, ये तो लागू होती ही नहीं है, ये कारण नहीं हो सकता उसका। ऑप्शन नंबर डी को देखो, श्वसन के दौरान पादप O2 मुक्त करते हैं। O2 मुक्त करना, CO2 मुक्त करना, उसमें क्या मतलब हुआ, उसमें ये तो कोई मतलब नहीं है। इसका मतलब आपके दो ऑप्शन सही हैं, ऑप्शन नंबर ए और बी। ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों सही हैं, और ये आपको ए और बी दे रखा है, वो दे रखा है ऑप्शन नंबर बी के अंदर। तो इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन नंबर जो बी है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो पौधों को कम ऊर्जा की आवश्यकता क्यों होती है, एक नंबर जो कारण है वो है आपका इनके अंदर मृत कोशिकाओं की संख्या अधिक होती है। दूसरा, ये गतिशील नहीं होते, इसीलिए पौधों को कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, ये तो आपको इस कोड के आधार पर पूछ लिया, डायरेक्ट भी क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो आपको याद रखना है, मृत कोशिकाओं की उपस्थिति और गतिशीलता की अनुपस्थिति के कारण पौधों को कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यह आपका 19 नंबर क्वेश्चन था मेरे साथी। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन आपके सामने कि निम्नलिखित में से उत्सर्जी उत्पाद पौधों के पुराने जाइलम में संग्रहित होता है, यानी ऐसा कौन सा उत्पाद है जो पुराने जाइलम के अंदर आपका संग्रहित होता है। तो मैंने आपको बताया था मेरे साथी, जो आपका पौधा होता है वो अपने 3 जगहों पर अपशिष्ट पदार्थों को संग्रहित करके रखता है। इसमें एक आता है आपका पत्तियां, एक आता है पुराना जाइलम, एक आती है आपकी रसधानियां। और किसके रूप में रखता है ये मैंने आपको बताई थी, किसके रूप में रखता है, एक तो आपका रेजिन और एक आपका गोंद। रेजिन व गोंद के रूप में उनको क्या करता है, संग्रहित करता है। और इसी रेजिन को हम क्या कहते हैं, इसका दूसरा नाम होता है राल। रेजिन का दूसरा नाम क्या होता है, राल। तो ध्यान रखना मेरे साथी, पौधा जो होता है वो राल या फिर रेजिन के रूप में अपशिष्ट पदार्थ को कहां पर संग्रहित कर लेता है, अपशिष्ट पदार्थ को अपने पुराने जाइलम के अंदर संग्रहित कर लेता है। ऑप्शन नंबर आपका जो ए है ना, वो इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट है। बताओ समझ में आया कि नहीं आया। तो साथी ये थे आज के 20 क्वेश्चन, टू द पॉइंट मैंने बात की है, एक भी सेकंड आपका बर्बाद नहीं किया। तो कैसी लगी क्लास बता दीजिए लास्ट में, मैं आपसे पूछ रहा हूं। अगर आपको अच्छी लगी है तो आप अपने दोस्तों यारों रिश्तेदारों तक इस क्लास को शेयर कर सकते हैं, जिससे उनको भी पढ़ने का मौका मिले और थोड़ा मेरे को भी मोटिवेशन मिले, मैं भी आपको थोड़ा मोटिवेट होकर के पढ़ा पाऊं, बहुत अच्छा कंटेंट आपको दे पाऊं। दूसरी बात, अगर आपको इस क्लास का पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, और टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है मेरे साथी वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वहां से आप ज्वाइन कर लीजिए, आपको इस क्लास का पीडीएफ मिल जाएगा। लेकिन उस पीडीएफ के अंदर ये जो बातें मैंने आपको बताई है ना, वो बातें नहीं मिलेंगी, इसलिए क्लास देखनी जरूरी है, ठीक है। तो आज की इस क्लास में इतना ही, कल फिर मिलते हैं, कल शाम को 8 बजे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अच्छे से पढ़िए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए।
कल शाम को फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू, बाय बाय।